नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे एलडीसी और सीईटी के सिलेबस के बारे में। हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे। आज एक हम नया टॉपिक पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। तो देखिए, आज जो आपका टॉपिक है वो है अम्ल, क्षार और लवण। यहाँ से एग्जाम में आपको 1 से 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलते हैं। या तो अम्ल से पूछा जाता है, या क्षार से, या फिर लवण से। दैनिक जीवन में काम आने वाले अम्ल कौन कौन से हैं? सिट्रिक अम्ल है, टाइट्रिक अम्ल है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। किससे प्राप्त होता है? जो चींटी होती है या मधुमक्खी होती है, उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है? इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे एसिड के बारे में कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल के सामान्य गुण क्या होते हैं। तो देखिए, अम्ल एसिड कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं अम्ल। तो अम्ल क्या होते हैं, अम्ल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो इस प्रकार हम देखेंगे। यहाँ से देखिए, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द के एसिडस से हुई है। एसिडस एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति, जिसका अर्थ है खट्टा। जो अम्ल है, इसकी उत्पत्ति जो एसिड शब्द की उत्पत्ति हुई है, नॉर्मली आप देखिए, जो एसिड शब्द की उत्पत्ति हुई है वो एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? खट्टा। तो जो एसिड है वो बना है लैटिन भाषा के एसिडस से, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। अम्ल के सामान्य गुण देखिए, नॉर्मली आप देखते हैं कि जिनका पीएच 7 से कम होता है, पीएच क्या होता है? 7 से कम, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ये सामान्य गुणों के अंदर आता है। तो जो अम्ल के सामान्य गुण हैं वो और भी हैं। जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। जो एक लिटमस पत्र होता है ऐसा, उसको क्या कर देते हैं? ये लाल कर देते हैं। तो नीले को क्या करते हैं? ये नीले को लाल कर देते हैं। ये जो लिटमस पत्र है, तो अम्ल की जो क्वालिटी होती है, वो गुण होते हैं, वो नीले को क्या करते हैं? लाल कर देते हैं। इसके लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, अनिल। ऐसे क्या हो गया? अम्ल। इससे क्या हो गया? नी से नीला, और ला से क्या हो गया? लाल। तो ये जो ट्रिक है अनिल, क्या मतलब क्या होता है? अम्ल। और जो नी है उसका मतलब नीला, और ला का मतलब लाल। तो अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? लाल को नीला कौन करेगा? वो क्षार करेगा। तो आगामी कक्षा में पढ़ेंगे क्षार के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं अम्ल के सामान्य गुण और कुछ उदाहरण इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, अम्ल संक्षारक प्रकृति के होते हैं। संक्षारक होते हैं जो धातु को गला देते हैं। इस कारण क्या होते हैं? इनको धातु के बर्तनों में नहीं रखा जाता। क्या कारण है कि अम्ल को धातु के बर्तनों में नहीं रखा जाता है? तो क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि वो क्या होते हैं? संक्षारक प्रकृति के होते हैं। जो अम्ल के जलीय विलयन हैं वो विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। मतलब उनके अंदर करंट जो होता है फ्लो होता है। तो विलयन है, इसके अंदर अम्ल डाल दिया आपने, तो क्या हो जाएगा? ये सुचालक हो जाएगा। इसका विद्युत का, में जो है करंट फ्लो होने लगेगा। तो जो अम्ल होते हैं उनके जलीय विलयन क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल धातु से क्रिया कर कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में बहुत सी बार आ चुका है कि जो अम्ल है वो धातु के साथ क्रिया करेंगे तो कौन सी गैस देंगे? हाइड्रोजन देंगे, ऑक्सीजन देंगे, CO2 देंगे, या नाइट्रोजन देंगे। तो जो अम्ल होते हैं वो धातु से क्रिया कर कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो जिंक क्या है? एक प्रकार की धातु है, और जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये क्या है? ये एक अम्ल है। तो जब भी जो धातु है वो अम्ल से क्रिया करेगी तो कौन सी गैस देगी? वो हाइड्रोजन गैस देती है। अम्ल धातु के कार्बोनेट, धातु के बाइकार्बोनेट से क्रिया कर कर CO2 गैस देते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर। धातु से क्रिया करेगा तो देगा हाइड्रोजन गैस, और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से क्रिया करेगा तो कौन सी गैस देगा? CO2 गैस देगा। इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए। बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट से क्रिया कर कर CO2 गैस देता है।
तो धातु के साथ क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा, और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा कौन? अम्ल, तो CO2 गैस देता है। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल देते हैं। लवण और क्या देते हैं? जल देते हैं। यही जो एग्जाम्पल है आपको अम्ल और क्षार का जो विलयन है, या अम्ल क्षार से क्या बनते हैं? लवण और जल बनते हैं, वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो अम्ल है वो धातु के ऑक्साइड, जैसे कॉपर का ऑक्साइड है, तो ये कॉपर क्या है? एक प्रकार की धातु है, तो उसका ऑक्साइड है कॉपर ऑक्साइड। इससे क्रिया करेंगे तो क्या करेंगे? वो बनाएंगे लवण और जल बनाते हैं। धातु के ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया कर कर लवण और जल बनाते हैं, लेकिन जो ये लवण और जल होंगे ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया कर कर लवण और जल बनाते हैं, लेकिन जो इनकी प्रकृति होती है वो अम्लीय नहीं होगी, वो क्या होगी? क्षारीय प्रकृति के होंगे। अम्ल क्या होते हैं? अच्छे विलायक होते हैं, मतलब अच्छे जो चीजें हैं यौगिक है इसके अंदर घुल जाते हैं, तो अम्ल क्या होते हैं? अच्छे विलायक होते हैं। आगे देखिए, विभिन्न प्रकार के थे वैज्ञानिक जिन्होंने अम्ल और क्षार के बारे में बताया, उनके बारे में परिभाषाएं दी कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। उनमें ही कुछ वैज्ञानिक है जिन्होंने अम्ल के बारे में बताया। तो सबसे पहले बताया आर्हेनियस ने। आर्हेनियस के अनुसार जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं? जो जलीय विलयन में अपघटित होकर क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। H+ आयन देते हैं, वो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। ये किसके अनुसार है? आर्हेनियस के अनुसार है। जैसे कि HCl, H+ और Cl-। जब HCl जल में अपघटित होगा तो ये दो भागों में टूटेगा, H+ के अंदर और Cl- के अंदर। तो जल में अपघटित होकर क्या दिया इसने? हाइड्रोजन आयन दिया, तो ये क्या कहलाएगा? HCl क्या है? अम्ल। तो हाइड्रोजन आयन जो देंगे वो क्या कहलाएंगे? वो अम्ल कहलाएंगे। जैसे कि HNO3, H+ और NO-। तो HNO3 है जो सोरे का अम्ल है, इसने भी क्या दिया? H+ आयन दिया जल में अपघटित होकर। तो जो भी जल में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो अम्ल कहलाते हैं। किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार। ये देखिए ब्रोस्टेन लोरी। तो ब्रोस्टेन लोरी क्या कहते हैं? प्रोटॉन दाता होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? प्रोटॉन दाता होते हैं। जो अम्ल होते हैं वो प्रोटॉन देते हैं, उनको बोलते हैं दाता, और जो लेते हैं उनको बोलते हैं ग्राही। तो जब यहाँ पर अगर अम्ल प्रोटॉन दाता है तो क्षार क्या होगा? प्रोटॉन ग्राही हो जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं अम्ल के बारे में, तो अम्ल क्या है? अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं। इन्होंने संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार की अवधारणा भी दी थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए H2O, NH3, NH4+ और OH-। तो जो H2O है वो प्रोटॉन दे रहा है यहाँ पर, और जो NH3 है अमोनिया वो प्रोटॉन ले रहा है यहाँ से। तो जो प्रोटॉन दाता है वो क्या कहलाएगा? वो अम्ल कहलाएगा। इसके अनुसार ब्रोस्टेन एंड लोरी के अनुसार। लुईस अम्ल या लुईस की संकल्पना या लुईस की परिभाषा किसके बारे में? अम्ल के बारे में है। तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं अम्ल कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो इलेक्ट्रॉन के जोड़े ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? वो लुईस अम्ल कहलाते हैं। इस संकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक अम्ल का कार्य करते हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी वो क्या करेंगे? अम्ल का कार्य करेंगे, उनको कहते हैं लुईस अम्ल। साधारणतः धन आयन या वे यौगिक जिनका अष्टक अपूर्ण होता है। अष्टक अपूर्ण का मतलब क्या है? जो बाहरी कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते हैं, तो उनका अष्टक अपूर्ण होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहरी कक्षक में वो क्या होते हैं? अष्टक उनका अपूर्ण नहीं होता है। तो ऐसे जो यौगिक हैं वो भी क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल कहलाते हैं। BF3, LCl3, Mg+2 और सोडियम प्लस। तो ये सब क्या है? ये एग्जाम्पल है लुईस अम्ल के। तो आर्हेनियस क्या कहते हैं? कि जलीय विलयन में क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं, ये तो कहते हैं आर्हेनियस। और जो ब्रोस्टेन लोरी है वो क्या कहते हैं? कि अम्ल क्या होता है? प्रोटॉन
दाता होता है। जो लुईस है वो क्या कहते हैं, जिनका अष्टक क्या होता है, अपूर्ण होता है, वो क्या होते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं अम्लों से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने दी थी। आगे देखिए, अम्ल के प्रकार। सामान्यतः जो अम्ल होते हैं वो जल की मात्रा के आधार पर, सामान्य वर्गीकरण, कार्बनिक व खनिज प्रकार के लवण और जल की प्रबलता के आधार पर। तो जो जल की मात्रा के आधार पर है वो दो प्रकार के होते हैं, तनु और सांद्र। तो तनु अम्ल और सांद्र अम्ल क्या होते हैं, तनु क्या होते हैं, जिनके अंदर जल की मात्रा ज़्यादा होती है और अम्ल की मात्रा कम होती है, वो कहलाते हैं तनु अम्ल। और सांद्र क्या होते हैं, इसका उल्टा हो जाएगा कि जल की मात्रा क्या हो जाएगी, जल की मात्रा कम हो जाएगी और अम्ल की मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, वो कहलाते हैं सांद्र या कॉन्स्टेंट एसिड कहलाते हैं। सामान्य प्रकार में क्या है, कार्बनिक और खनिज अम्ल। और जो प्रबलता है उसके आधार पर क्या है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो आगे देखिए, सामान्य वर्गीकरण देखिए दो प्रकार के हैं, कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बनिक अम्लों के बारे में कि कौन कौन से कार्बनिक अम्ल हैं। कार्बनिक अम्ल का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या होता है, कार्बन पाया जाता है, तो वो होते हैं कार्बनिक अम्ल। तो देखिए, सबसे पहले है सिट्रिक अम्ल। ये मिलता है नारंगी, नींबू और संतरा, जो खट्टे फल होते हैं आपके, खट्टे फलों में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। उपयोग क्या है, भोजन का पाचन है, खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में, जो खाद्य पदार्थ है उसके परीक्षण में काम आता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इसका उपयोग है कि सिट्रिक अम्ल किससे प्राप्त होता है, तो नारंगी है, संतरा है, नींबू है, इनमें क्या होता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। जो खट्टे फल होते हैं वो विटामिन सी के स्रोत होते हैं। किसी के मसूड़ों में, दांतों में से खून आता है तो डॉक्टर उनको खट्टे फल खाने की सलाह देता है। क्यों देता है, तो खट्टे फलों में क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है। टाइट्रिक अम्ल, जो इमली होती है, अंगूर होता है, इसमें पहले मिलता है टाइट्रिक अम्ल। इसका उपयोग क्या है, सब्जियों में खट्टापन लाने के लिए, दूध से पनीर बनाने में और प्रयोगशाला में तो इसका उपयोग होता ही है। लैक्टिक अम्ल, जो लैक्टिक अम्ल है वो दूध और दही में पाया जाता है। उपयोग क्या है इसका, प्रयोगशाला में होता है। तो जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं, जब हम थकान का अनुभव करते हैं तो लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है मांसपेशियों में। इस कारण क्या करते हैं अपन, जो थकान का अनुभव करते हैं। तो क्या कारण है कि हम थकान का अनुभव करते हैं, तो मांसपेशियों में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है। और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दूध और दही में। ऑक्जेलिक अम्ल, ये मिलता है टमाटर में। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इस कारण क्या होता है, अगर जो कपड़े हैं उन पर धब्बे लग जाते हैं टमाटर के, ये टमाटर सॉस है तो उसके धब्बे लग जाते हैं, तो जल्दी से छूटते नहीं हैं। क्यों नहीं छूटते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल, इसको सिरका कहते हैं। सिरका, अचार, जैम, ये सब जो खाद्य पदार्थ है इनको बनाने में काम में लिया जाता है। मेलिक अम्ल, ये मिलता है सेब के अंदर, उपयोग होता है प्रयोगशाला में। तो सेब के अंदर कौन सा है मिलता है अम्ल, मेलिक अम्ल मिलता है। जो सेब के अंदर खट्टापन होता है हल्का सा, वो मेलिक अम्ल के कारण ही होता है। आगे देखिए, ब्यूटाइक अम्ल, जो ब्यूटाइक अम्ल है ये मिलता है मक्खन के अंदर, मक्खन में पाया जाता है ब्यूटाइक अम्ल, उपयोग होता है प्रयोगशाला में। ग्लाइकोलिक अम्ल क्या होता है, ग्लाइकोलिक अम्ल मिलता है गन्ने के जूस के अंदर। अभी गर्मियाँ हैं तो गन्ने का जूस आप देखते हैं या पीते भी हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, ग्लाइकोलिक अम्ल पाया जाता है। उपयोग क्या होता है, प्रयोगशाला में। ग्लूटोनिक अम्ल, ये मिलता है गेहूं के अंदर। तो गेहूं होता है, खाद्यान्न फसल है गेहूं, उसके अंदर ग्लूटोनिक नाम का अम्ल पाया जाता है। यूरिक अम्ल मिलता है मूत्र के अंदर। कार्बोनिक अम्ल मिलता है सोडा वाटर में। फिनोप्थलीन एक प्रकार का दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। जो फिनोप्थलीन होता है ये दुर्बल कार्बनिक अम्ल होता है। इसका जो उपयोग है वो प्रयोगशाला में किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं यहाँ पे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, कि फार्मिक अम्ल पाया जाता है। जो लाल चींटी होती है, बिच्छू होता है, मधुमक्खी, ततैया, इन सब के अंदर क्या होता है, जो डंक होता है इनका, उनके अंदर क्या होता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। जब भी ये काटते हैं तो त्वचा में क्या होती है, जलन लगती है, जलन लगती है। तो किस कारण लगती है जलन, क्योंकि उसके जो डंक है उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है या मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। एक ही बात है, ये दो है, या मेथेनोइक अम्ल।
जो डंक होता है इनके अंदर फार्मिक या मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। एस्कार्बिक एसिड मिलता है आंवला के अंदर। बेंजोइक अम्ल मिलता है हरे पादप और घासीय पादप में या घास में पाया जाता है। इनका जो उपयोग है वो दवाओं में एंटीसेप्टिक के रूप में इनका काम लिया जाता है। आगे देखिए, खनिज अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोलते हैं नमक का तेजाब, जो सफाई में भी काम आता है। दवाइयों में जठर रस, जो अपनी बॉडी के अंदर जठर रस होता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, उसमें भी कौन सा अम्ल है? HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्लोरीन के निर्माण में क्या काम आता है? HCl काम में आता है। नाइट्रिक अम्ल इसको बोलते हैं सोरे का अम्ल। ये एग्जाम में पूछते हैं फॉर्मूला, इस सोरे के अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? तो HNO3 सोरे के अम्ल का फॉर्मूला होता है। यूरिया बनाने के अंदर, दवाइयों में या औषधियों में इसका काम आता है। सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं गंधक का तेजाब, अम्लराज भी कहते हैं इसको, अम्लों का राजा भी कहा जाता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो काम आता है संचायक सेलों में। जो आप सेल देखते हैं संचायक सेल्स, उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है। तो ये खनिज अम्ल थे। आगे देखिए, प्रबलता के आधार पर बताया था 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ऐसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएं या आयनित हो जाएं, 100% हो जाएं वियोजित या आयनित हो जाएं, उनको तो बोलते हैं प्रबल। जैसे HCl है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, HNO3 है, सोरे का अम्ल है। तो ये हैं प्रबल अम्ल, क्योंकि क्या है, ये 100% जल में वियोजित या आयनित हो जाते हैं पूर्णतया। और जो होते हैं कुछ अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित या वियोजित नहीं हो पाते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये 100% क्या होते हैं? आयनित नहीं होते हैं, आयनित नहीं होते हैं। वो कहलाते हैं दुर्बल अम्ल। CH3COOH, H3CO3 और H3BO3। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनके, प्रबल अम्ल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, सल्फ्यूरिक अम्ल के, सोरे का अम्ल, ये सब क्या है? प्रबल अम्ल। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है या निम्न में से कौन सा प्रबल क्षार है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन में आंसर देखने को मिल जाएगा। तो प्रबलता के आधार पर होते हैं 2 प्रकार के, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो 100% या पूर्ण रूप से हो जाए जल में वियोजित या आयनित, उनको कहते हैं प्रबल, और जो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हो पाते हैं उनको कहा जाता है दुर्बल अम्ल। आगे देखिए, कुछ नोट्स हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे। चाय के अंदर होता है टैनिक अम्ल। जो चाय होती है, तो चाय के अंदर पाया जाता है टैनिक अम्ल। जो चाय होती है वो पत्तियों से प्राप्त की जाती है। मैंने पढ़ाया था आपको पादपों के आर्थिक महत्व के बारे में, उसमें चाय थी, वो पत्तियों से प्राप्त होती है। और जो चाय में अम्ल होता है वो टैनिक अम्ल पाया जाता है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में पीले रंग के बादल, जो शुक्र ग्रह है उसमें पीले रंग के बादल होते हैं, तो वो होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण, H2SO4 के कारण पाए जाते हैं। और जो सफ़ेद रंग के बादल हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाए जाते हैं, CO2 के कारण। किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति की दर यदि आपको मापनी है तो वहाँ पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल है या H2SO4 है उसकी खपत कितनी है, इससे आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। यदि किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति के अंदर H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, अम्लराज होता है, इसकी खपत कितनी है, यदि ज़्यादा खपत होगी तो जो उसमें जो देश है उसकी औद्योगिक प्रगति उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्शन वहाँ पे होगा। तो औद्योगिक प्रगति के अंदर जो H2SO4 है इसकी खपत के द्वारा आप किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ग्लूटोनिक अम्ल के कारण कुछ लोगों में ग्लूटो नामक एलर्जी हो जाती है, जिस कारण क्या होता है वो गेहूं का सेवन नहीं कर पाते हैं। तो ग्लूटोनिक अम्ल है जो गेहूं में पाया जाता है, इस कारण जो होता है उसके अंदर ग्लूटो एलर्जी हो जाती है मनुष्य के अंदर, जिस कारण क्या होते हैं वह व्यक्ति गेहूं का सेवन नहीं कर सकते। न्यूक्लिक अम्ल पता है आपको, DNA और RNA होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और RNA होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो ये भी क्या है, अम्ल का प्रकार है एक प्रकार का, लेकिन कौन से हैं, न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार हैं। बोरिक अम्ल है H3BO3, जो H3 है H3BO3 है, एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है।
बताया था हमने आपको पहले अभी इस पिछली वाली स्लाइड के अंदर। इसका प्रयोग होता है एंटीसेप्टिक के रूप में। अम्लराज, जो अम्लराज होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, उसके अंदर दो घटक पाए जाते हैं। एक तो होता है HNO3 और एक होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 सोरे का अम्ल। तो इसका जो अनुपात होता है वो 1:3 होता है। तो अम्लराज के अंदर आपसे अनुपात पूछ सकता है कि HNO3 या HCl का अनुपात कितना होता है, तो 1:3 पाया जाता है या 1:3 होता है। तो ये कुछ तथ्य थे, क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अम्ल से संबंधित। आगामी कक्षाओं में हम क्षार और लवण के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।